वेलकम बैक। नाज़रीन, आज के यंग जनरेशन के लिए हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें हम आपको जैसे अंदर के जो राज होते हैं ना, वो निकालने की कोशिश करेंगे। कि सुनने में बड़ा आता है कि आप फलाना काम करें, आप अमीर हो जाएंगे। आप अपने अंदर ये हैबिट डेवलप कर दें तो फिर आप अमीर हो जाएंगे। आप ये को बिज़नेस अगर चलाना चाहते हैं तो इसको फॉलो करें, अमीर हो जाएंगे। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स भी लिखी गई हैं। वारेन बफे, आपको एक बुक याद होगी, या फिर नेपोलियन हिल हो गई, ठीक है। इस तरह की बहुत सी ऐसी जो उन्होंने किताबें लिखी हैं जो कि आप इस तरीके से अमीर हो सकते हैं, ये ट्रिक्स बताई, टेक्निक्स बताई। बट वो जो राज है ना, राज किसी भी अमीर के पास सब चले जाए, आप उससे पूछे कि कैसे अमीर होते हैं, वो अंदर की इधर उधर की कहानियाँ बताता रहेगा। ये नहीं बताएगा आपको कि मैं अमीर कैसे हूँ। अपना राज बताओ ना भाई, कि क्या ऐसी तुम्हारे पास अलादीन का चराग था जिससे तुम अमीर हो गए। नहीं बताते ये लोग। आज हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, कोई पर्दाफाश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, चीज़ें हैं जिससे आप अमीर हो सकते हैं। क्योंकि हम चाहेंगे कि आप भी अमीरी की तरफ जाएं। तो हमारे पास इस पर बात करने के लिए कराची से हैं नदीम मौलवी साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और हमें बताएंगे कि अमीर होने की क्या सही टेक्निक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा नदीम मौलवी साहब कि ये जो लोग हमें बताते नहीं है ना कि अमीर होने की सही टेक्निक क्या है, क्या वो गरीब हो जाएंगे अगर वो अपनी कोई टेक्निक बता देंगे? नहीं, मसला ये होता है कि अक्सर जब कोई तरीका बताया जाता है तो उस पे लोग गौर फिक्र नहीं करते, कहते ये तो तरीका मुझे पता है मगर मैंने वही करना है जो मैंने करना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। दूसरी बात ये कि हम अक्सर अपने जो माहौल है उसको चेंज नहीं करते। अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो आप अच्छी बातें करेंगे, अगर आप गुलफरोशों के साथ बैठेंगे तो खुशबू आएगी ना आपको। तो अब मसला यही होता है, हम लोग जो है ना क्विक रेमेडीज की तरफ जाते हैं। देखिए, अमीर होने का सबसे पहला तरीका मैं सबको बता देता हूं। आप लोग सब जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप कौन सी चीज खरीदते हैं? एक बेहतरीन चीज या एक आम चीज? ये सवाल है मेरा। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, आप बेहतरीन चीज खरीदेंगे या कोई आम चीज खरीदेंगे? नहीं, मैं तो बेहतरीन चीज़ की तरफ ही जाऊंगी। जी, तो ये हमारे यहाँ दुनिया में यही होता है, सबसे बेहतरीन चीज की तरफ आप जाते हैं खरीदने को। तो नंबर वन, यू हैव टू बी बेस्ट। अब बेस्ट कैसे होगा? अब देखिए, अगर मैं होस्टिंग की बात करूं तो मैं कहूंगा यू आर दी बेस्ट, इसलिए मैं आपका शो देखता हूं, इसलिए मैं आपके शो में आता हूं। वैसे तो 1 लाख प्रोग्राम्स होते हैं, आप देखें सोशल मीडिया पे भी हो रहे होते हैं। हर कोई सबसे बेस्ट चैनल पे आना चाहता है, बेस्ट एंकर के साथ अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है। क्यों? क्योंकि सब लोग सबसे बेहतरीन शो देखते हैं। इसी तरह अगर आप बिरयानी खाने जाती हैं तो आप कहती हैं सबसे बेहतरीन बिरयानी कहाँ मिलती है? अब उसी बिरयानी वाले के पास जाके। तो नंबर वन, आपके अंदर जो भी आप सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने दिया है उसको पॉलिश करें। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। हमारे यहाँ यही होता है, अरे वो बिरयानी वाला प्लीज जबरदस्त करोड़पति बन गया, चलो मैं भी बिरयानी की दुकान खोल लेता हूँ। अरे वो कपड़े सीती है, चलो मैं भी सी लेती हूँ। नहीं, यू हैव टू बी द बेस्ट। और हर आदमी हर चीज में बेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले अपने अंदर की सलाहियतों को तलाश करें कि मैं बेस्ट किस चीज में हूं, मतलब उसके अपने ऊपर वर्क अंदर करें। का बेस्ट आपने पहले ढूंढना है, यू मीन टू से? ये जी जी, क्या आप देखिए, एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, एक राइटर बहुत अच्छा होता है, एक बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है, कपड़े बहुत अच्छी सीता है। तो आप वही कारोबार शुरू करें जिसके अंदर आपकी महारत है। दूसरी बात, हम डरते हैं बड़े जाइंट से। हम कहते हैं यार उसके पास जाके हम दुकान खोलेंगे तो हमारी रेडी के पास कौन आएगा? याद रखिएगा और ये देख लीजिएगा, दुनिया भर में जहां मैकडोनल्ड खुलता है उसके बराबर में केएफसी खोलता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कम्पीट करके उसके क्लाइंट्स ले। तो आपने घबराना नहीं है, आप जहां भी जाए, सबसे जहां पे सारा इलाका हो ना, अब देखिए जहां सारी बिरयानी बिक रही हो या सारे कपड़े जहां बिक रहे हो, वहां आप अपना रेड़ा लगा दें और बेहतरीन, मैंने कहा यू हैव टू बी द बेस्ट।
जब आप बेहतरीन होंगे तो वो बड़ी दुकानें छोड़ के वो आपके पास आएगा। मगर हौसला नहीं हारना है आपने। हम क्या करते हैं कि अक्सर घबरा जाते हैं, नहीं यार वो तो बड़े जाइंट्स है, उनका हम मुकाबला क्यों करेंगे। देखिए आज तक पेप्सी और कोक का मुकाबला चलता रहता है। इसी तरह बहुत से प्रोडक्ट्स है दुनिया के अंदर जो आज बिलियनर्स बन चुके हैं। उसकी वजह क्या है, दे कम्पीट, और वो अपने आप को भाग दौड़ के दूर नहीं दराज इलाकों में नहीं जाते। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि जनाब अगर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बिक रहा है बहुत फेमस, तो वो कह नहीं जी मैंने कहीं और बेचना है, वो उसी के साथ जाता है, कंपीट करता है। यानी यू हैव टू कंपीट विद द वर्ल्ड। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। आप देखिए जब जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं वो सुबह सुबह नहा धो के बेहतरीन कपड़े पहन के जाते हैं। चाहे आप बैंक्स ले लें, चाहे कहीं भी ले लें, दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इससे भी वो है कि वो बहुत ही खुलूस मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं। बेशक वो अंदर से रो रहे होंगे मगर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। दिस इज हाउ वी डील विद द वर्ल्ड। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं, हम वेल ड्रेस नहीं होते, ठीक है, अरे भाई जल्दी करो दफ्तर जाना है, जैसे भी कपड़े पहन लिए, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद घर की चिड़चिड़ाहट जो है अपने कारोबार में भी ला रहे हैं और काम पे भी ला रहे हैं, तो यू कैन नॉट बी द बेस्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम लोगों को बताते हैं, लोग कहते हैं यार छोड़े, बताएं अमीर। देखिए अमीर अच्छा अब अगर हम अपना टू मेक अ ब्रांड, अच्छा अब अगर मेक योरसेल्फ अ ब्रांड। अच्छा अब अगर हम अपना कोई ब्रांड छोटा मोटा जो भी एक लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो कोई दुकान खोलते हैं तो वो बंद हो जाती है, ठीक है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो वो उधर फेल हो जाता है, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे होते, ई कॉमर्स के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे भी लॉस हो जाता है। अब ये जो कौन से ये जो अमीर आदमी है उसने कहाँ से फिर पैसा बना लिया, जो ये जो इलॉन मस्क हो गया, फन बफे हो गया, ये इन लोगों ने पैसा कहाँ से बनाया फिर, ये किस तरीके से क्या काम करते रहे, ये फ्लॉप मार्केट में से इन्होंने पैसा कमाया या फिर ये स्टॉक मार्केट से? नहीं जी, ये मार्केट के अंदर रहते हैं। वॉरेन बफेट कहता है ट्रेंड इज माय फ्रेंड, यानी जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अंदर आप आए, अनोखे मत बना करें। हमारे यहाँ दो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जनाब तुम जो है ना आइंस्टाइन बन जाओ। नहीं जनाब, आइंस्टाइन जो है ना 1 in billions जाते हैं, मगर बिजनेसमैन 1 in billions नहीं होते। हर साल नए बिजनेसमैन डेवलप हो रहे होते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यह कि हमारे मॉरल्स जो है ना, वो आप खुद ही फैमिली मेंबर्स ही उनको मॉरल्स को डाउन कर देते हैं। नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुमने देखा नहीं तुमने लॉस किया था और फिर वापस जाओ नौकरी करो, ये कॉन्सेप्ट बड़ा आ जाता है, तुम कभी ये कामयाब नहीं हो सकते। तो हौसला नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी नाकामयाबी को हमारी मेहनत के साथ अटैच कर देते हैं। देखिए कभी भी आप कुआं भी खोदते हैं ना, तो एक दिन में कुआं नहीं खुदता, मगर आप कुआं खोदते रहे और कोई आके बोले नहीं भाई इसमें पानी नहीं निकलेगा, तो आप खोदना छोड़ देते हैं, जबकि वो कुएं पर से पानी से बहुत नजदीक होते हैं। हमारे यहाँ डीमोरलाइज बहुत करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो। नहीं नहीं ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता, वही बच्चा एक्सपर्ट बन जाता है। तो बहुत से लोग जो है ना, हम एक ब्रेक लेंगे ना जी मौलवी साहब, उसके बाद ज्वाइन करेंगे। आज हम अमीर होने की टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग अमीर होते हैं मगर ये बताते नहीं आपको कि वो कैसे अमीर हुए, तो आज वो सिखाएंगे आपको। ठीक है, ब्रेक। कराची से नदीम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि ये कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम पैसा लगाएं तो हमें जो है प्रॉफिट मिले और हम अमीर हो जाएं। और अगर जैसे कोई एक आदमी है, अब किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत बचा भी रहा है, तो ये टेक्निक सही है कि थोड़ा सा अगर ये पीस रखता है तो स्टॉक मार्केट में करें, फॉरेक्स में करें, कहाँ करें इन्वेस्टमेंट? देखिए जिनके पास पैसे नहीं है वो भी कारोबार कर सकते हैं। मैं आज उन लोगों को भी बता रहा हूँ। देखिए असल चीज है कॉन्टैक्ट्स। आपने लोगों में जाके मिलना। आप किसी बुटीक के पास, आपकी बड़ी अच्छी दोस्त है, बुटीक खोल के बैठी है, आप उनसे मिलेंगी, सलाम दुआ करेंगी, फिर आपने क्वेश्चंस उसके बिजनेस से रिलेटेड पूछने, भाई कपड़ा कहाँ से खरीद रहे हो, अच्छा मैं यहाँ से खरीद रही हूँ,
अगर मैं तुम्हें कपड़ा ला दूं तो इससे भी सस्ता, इससे भी अच्छा, फिर वो कहेगी जाहिर है ला के दो। अब आपने अपनी रिसर्च बहुत अच्छी करनी है, आपके कोई पैसे नहीं लगे, उसने कहा मुझे ला के दो, आपके पास रिसर्च थी कि फला जगह पे होलसेल मार्केट है, वहां पे बेहतरीन कपड़े मिलेंगे, आपने वहां से सैंपल उठाया, आपने जाके बुटीक वाली को दे दिया, आपने इन बिटवीन एक मार्जिन रखा, आपको पैसे मिल गए ना, आपने उनके साथ इन्वेस्टमेंट की ना इनके साथ। इसी तरह बिरयानी वाले के पास चले जाए, भाई आपको चावल कहां से आप ले रहे हैं, बहुत अच्छे चावल है, अच्छा जनाब मैं इससे भी अच्छा चावल। आपकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट्स। हम घरों में बैठ के खाली पुलाव बनाते हैं और कहते हैं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से करूंगा। अच्छा। देखिए घर से निकले, कॉन्टैक्ट करें, इन्वेस्ट इन पीपल। मैं दोबारा कहूंगा जब आप लोगों में इन्वेस्ट करेंगे ना, आप कभी भी देखें कि आप मायूस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस है ये, लोगों से ही आपका कारोबार चलता है। तो यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू हैव गुड कॉन्टैक्ट्स, योर प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। और फिर हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। आपने स्टॉक मार्केट की बात की, तो स्टॉक मार्केट में जनाब मार्केट बहुत अच्छी चलेगी, काम 50,000 की मार्केट 1,70,000 पे चलेगी, यार हम तो मिस कर गए, काश हमने किया होता। मैं आज आपको बता दूं 1,70,000 मार्केट पे भी लोग हारे हैं और 50,000 पे भी लोग हारते हैं। अच्छा, और जो लोग जीतने क्रिप्टो के वाले, ऊपर काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं हमेशा कहता हूं जिस चीज का आप फिजिकल कोई चीज नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, तो वो वहां पे मैं कारोबार करने की ना एडवाइस करता हूं ना खुद करता हूं। उसकी वजह ये होती है हर चीज का हम देखते हैं बेस होता है। सोना आप खरीद ले, सोने में देखें ना, जिसने सोना खरीदा, चांदी खरीदा, पीतल खरीदा, वो कामयाब हो रहे क्योंकि हाथ में आपके पास चीज है। अब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं, आप एक कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, आपको पता है जी फला कंपनी मैं पूरे लाहौर में देख रही हूं, ये कंपनी तो हर जगह पैसे कमा रही है, तो मैं इसके साथ पैसे लगाती हूँ। अब एक चीज है, मैं आपको कहूंगा जी मैं आपको डबल ट्रिपल कर दूंगा, और मैं करते जाऊं, आप बहुत खुश हो रही है, फिर एक दिन मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊं, आप मुझे कहां पकड़ेंगे। और अक्सर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में ऐसा होता है, पहले वो आपको बेतहाशा बेहतरीन ख्वाब दिखाते हैं, आप 1,00,000 पे 20,000 ले लो, 20,000 रुपए, जी हाँ बिल्कुल ले लें। अब मैंने एक दफा दे दिया आपको, 2 दफा दे दिया, 3 दफा दे दिया, फिर आपने क्या किया, 1,00,000 की जगह 10,00,000 जमा करवाए, और फिर मैंने आप ही का 1,00,000 रुपए आपको वापस किए और 9,00,000 लेके फरार हो गया। तो ये जो है ना क्रिप्टो है, ये वर्ल्ड में चल रहा है, और वर्ल्ड में अगर आप रिसर्च करेंगी तो इसका कोई बेस पॉइंट नहीं है। आप बैंक्स में पैसे लगाते हैं तो आपको पता है स्टेट बैंक इसकी गारंटी दे रहा है। अब मैं बैंक खोल दूं मोहल्ले में और मैं कहूं कि जी आपको इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, तो जिस चीज का फिजिकल नहीं होता, अब वो कहते नहीं जी हमारे पास फिजिकल तो है, हम देखें आप इस क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में आप घर खरीद सकते, जी टाइम पीरियड है, हो सकता है 10 साल और आप खरीद सके, मगर एंड ऑफ द डे क्या होगा। मगर सोना आज से 100 साल पहले भी सोना था, आज भी फिजिकल सोना है। घर जिन्होंने 100 साल पहले भी लिया था वो फिजिकल आपके पास घर मौजूद है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप ये देखिए कि आपकी बिजनेस की लाइफ कितनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ना करें। हम कपड़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, बेहतरीन मैंने डिजाइनर का शर्ट पहन लिया, क्या हो गया 10 दिन बाद ये डिजाइनर का शर्ट कोई 100 रुपए में नहीं लेता और मैंने खरीदा 10,000 में, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी जगह से लूं और सही रिसर्च करके, हमारे यहाँ रिसर्च करके कुछ नहीं किया जाता है। अच्छा, आप अब कोई भी चीज अपने घर के लिए भी ले, अब एक आदमी है, वो 10-15 साल अपने पैसे जोड़ता है और उसके बाद एक घर खरीद लेता है। वो जो घर बना के बैठता है वो सही है, या उन पैसों से उसको आगे कोई बिजनेस में, चीज़ में कहीं इन्वेस्ट करना है, कपड़ों पे बनाए कि कोई किसी चीज़ का बिजनेस करे, कोई डिज़ाइनिंग के लिए, किसी डिज़ाइनर के लिए कोई काम करे ऐसा, तो वो उसके लिए बेहतर है, या घर बना के घर पे बैठ जाए उन पैसों से? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया और तमाम पाकिस्तान का यही मसला है, घर बना लेते हैं। जनाब अगर आप उसी पैसे से कारोबार करेंगे तो आप 10 घर खरीद सकते हैं, मगर अगर आपने एक घर खरीदा उसी एक घर में रहेंगे और फिर उस घर को मेंटेन कहां से करेंगे, फिर वो घर बेच देते हैं आप कि यार हालात ऐसे, आप क्या करें, घर बेच के फ्लैट में चले जाते हैं, फिर फ्लैट बेच के किराए के मकान में चले जाते हैं।
तो आपका महंगाई बढ़ते जाती है, आप उस घर को अफोर्ड नहीं कर पाते। आप कारोबार, आपका जो घर की कीमत है उसमें आप 10 कारोबार करें, एक नहीं चले 9 तो चलेगा, और फिर आप वक्त के साथ साथ आपका कारोबार बढ़ता जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई घर का कैपिटल भी तो बढ़ता है, मगर घर के कैपिटल को बढ़ाने के लिए आपको घर को मेंटेन करना पड़ता है। फिर ये ना हो ना कि जनाब घर तो बहुत महंगा हो गया, मगर क्या है कि अब जनाब उसके ऊपर ड्यूज पड़े हुए, टैक्सेस आपने भरे नहीं है, बिजली का बिल भरा नहीं है, पानी का बिल भरा नहीं है, वो घर पे किराएदार, वो रोज आना लोग आ रहे हैं, परचून वाला आ रहा है जी और आपके जो है बिल आ मॉर्गेजें रहा पे है। हो ही जा रही हैं, पे हो ही जा रही हैं, तो बंदा अमीर और नहीं बल्कि गरीब हो रहा है जी। जिसको जिसको गरीब होना है ना वो क्रेडिट कार्ड ले ले, जिसको गरीब होना है वो मॉर्गेज पे कुछ सामान ले ले, क्योंकि वक्ती तौर पे आपको बहुत मजा आता है, क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में है, खूब शॉपिंग हो रही है, वक्ती तौर पे मॉर्गेज पे बंगला बड़ा अच्छा लगता है, मगर याद रखिएगा उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास कोई कारोबार होना चाहिए, वरना एक दिन वो मॉर्गेज का घर जो है वो बैंक आपसे आके ले लेती है, क्रेडिट कार्ड की वजह से आपका जो है घर पे लोग आ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते, ऐसे ही आपका है। दिमाग थैंक यू सिर्फ सो क्रेडिट कार्ड मच। की पेमेंट पे होता है। थैंक यू थैंक यू जी। नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। अब एंड में बस मैं ये कहना चाहूँगी नाज़रीन कि अगर आपको लगता है कि आप अमीर होना चाहते हैं, तो जिसमें एक मेरी ट्रिक जो मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी अम्मी भी बिज़नेस वुमेन थी, काम करती थी, अच्छा लॉस और प्रॉफिट तो देखें बिज़नेस में सबके साथ चलता है, अच्छे बुरे हालात भी सबके साथ चलते हैं, तो कभी कोई अमीर होता है, कभी गरीब हो जाता है, कभी गरीब होता है तो अमीर हो जाता है। मगर एक ट्रिक जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अम्मी कहती थी जिसका पैसा बैंक में पड़ा है ना वो गरीब है, और जिसने वो बैंक वाला पैसा अपने इन्वेस्टमेंट कहीं जहाँ प्रॉपर्टी में, काम में, बिज़नेस में कहीं लगा दिया तो वो बंदा अमीर है। तो अपनी तिजोरियों में और बैंकों में पैसे को सेव ना करें, इनको इन्वेस्ट करें। जो इन्वेस्टर है वो अमीर है, जो बैंकों में तिजोरियों में पैसा रखता है वो गरीब है। अपना ख्याल रखिएगा, आपको मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सुबह सुबह हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसमें हम अपने प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं कि आज हमने अपने दिन का आगाज़ ऐसे करना है, आज हमने ये काम करना है, हमने ये काम से परहेज़ करनी है, या फिर किसी को फ़ोन करना है, या फिर कोई ऐसा खाना पकाना है, आज ये हांडी बनवानी है, गोश्त लेके आना है ताज़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम प्लान कर रहे होते हैं, उसमें हम अपनी सेहत को प्लान क्यों नहीं करते? अब जो हम खाना खा रहे होते हैं, हम जो गोश्त लेके आ रहे होते हैं, या फिर हम जो ताज़ा सब्जियां ला के बड़े मज़े से अपना एयरिंग गिर गया, अच्छा तो खाना पकाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों में हम अपनी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ों को मिस कर जाते हैं। ग़िज़ाइयत मीन्स कि हम कहते हैं हम सब्ज़ी खा रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे, हम गोश्त खा रहे हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हम चिकन खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं, बस इस चीज़ को सोचते हैं कि भाई हमारे पेट में सब कुछ जा रहा है। मगर हर तरीके से जो आप कोई भी चीज़ को पकड़ के खा रहे हैं, पका रहे हैं, उसमें आपको पता है कि उसमें कितनी ग़िज़ा और कितनी इफ़ादियत शामिल है आपकी सेहत को लेके। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी पेशेंट को मना होती हैं, मगर उस पेशेंट को पता ही कोई नहीं होता। वो किसी से पूछता है, वो बोलता है अच्छा शुगर में ये नहीं खाते, ओह मुझे पता ही नहीं था, अब मैं ही छोड़ दूँगा। अच्छा पथरी हो गुर्दे में अगर, तो फिर आप ये अगर इसका छिलका पी लें उबाल के तो आपकी पथरी निकल जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे आपको लोग मिथ बता रहे होते हैं, आप उस पर यकीन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं पानी की बात करूं, ठीक है, तो पानी तो हम पीते ही नहीं हैं, 8-8 10-10 घंटे गुजर जाते हैं मगर हमें पानी याद ही नहीं आता। हमें मोबाइल हर मिनट में याद आता है, ओह माय गॉड सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, मगर हमें पानी भूल जाता है। तो ये तो हम अपनी सेहत के साथ खुद खेल रहे हैं। अब गुर्दे की बात करूं तो वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारे जिस्म में जिसमें पानी की मिकदार उसको चाहिए। जैसे एक प्यासे पौधे को पानी चाहिए, उसी तरह प्यासी ज़मीन को पानी चाहिए, उसी तरह हमारे उस गुर्दे जो हैं उनको भी पानी चाहिए, ठीक है। अब हमारे वहाँ पाकिस्तान और इंडिया में सुनने में आता है कि जो गुर्दे की पथरी का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये पथरी होने की रीज़न्स क्या होती हैं बेसिकली,
चीज़ की वजह से ये आपकी ऑर्गन जो ये है इसके अंदर जाके बन जाती है? कोई डाइट है हमारी, कोई जेनेटिक है जो इशू है कोई, जिसकी वजह से हमारी गुर्दे की पथरियाँ जो हैं वो बनना शुरू हो जाती है? इस पे आज बात करेंगे हम। प्रोफेसर डॉक्टर अली सिकलैन हैदर साहब हमारे साथ हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम आज गुर्दे की पथरी के ऊपर सारे वो सवाल पूछेंगे जो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। किसी को पथरी हो जाए तो फिर सोचता है, उससे पहले हम कैसे ख्याल करें, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये गुर्दे की पथरी जो है सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिएगा कि हम कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं खाने पीने में, और जो भी हम ऐसी कोई हरकत करते हैं जो गलती है हमारी, वो हमारी ठीक करवाएं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने आज प्रोग्राम में मुझे दावत दी और इतना अच्छा टॉपिक आपने रखा है। लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन है उसी से स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा। कि आपने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि ख़ुराक, शॉपिंग, सब्ज़ियाँ जो भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें सेहत वाली कोई बात जो है ना वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल इस तरह दूँ कि दो मुआशरे हैं दुनिया में, एक वेस्टर्न वर्ल्ड है और एक पाकिस्तान है। बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो घर से निकलते वक्त कोई भी मर्द या औरत वो एक लिस्ट बनाती है या बनाता है कि आज के मेरे ये 10 काम हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहला काम पता क्या लिखा हुआ है कि अगर उनका कोई उस दिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है या उन्होंने कोई टेस्ट करवाना है या चेकअप है, ये उनका नंबर 1 होगा। बाकी सेकंड थर्ड जो भी उन्होंने बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी है। अब आप देखें कि पाकिस्तान मुआशरा क्या है। हम घर से निकलते हैं सुबह, तो हमने इस हमारी जो टेस्ट या डॉक्टर अपॉइंटमेंट या कोई इलाज का कोई सिलसिला है ना, इसको हमने 10वें नंबर पर रखा होता है। हम पहले सारे काम करेंगे, टाइम बच गया तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे या टेस्ट करा लेंगे। ये रवैयों का फ़र्क है, और ये रवैयों का जो फ़र्क है यही आपको बताता है कि मुआशरे का सेहत के बारे में क्या रुझान है या उस मुआशरे की सेहत के क्या हालात होंगे। तो अभी हम आ जाते हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना होगा और सेहत को एक प्रायोरिटी पर लेके आना होगा। अब आपकी बात के जो कौन सी सूरत हाल हैं कि जिसमें किडनी स्टोन जो हैं वो बढ़ाव का शिकार होते हैं या इनकी वजूहात कोई ख़ुराक के मुतल्लिक़ भी हैं। मैं गुर्दे की पथरियों को ना इनकी वजूहात या रिस्क फैक्टर को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। एक तो ये है कि आपकी जो ग़िज़ाई प्रॉब्लम्स हैं उसके मुतल्लिक़। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई ख़ानदानी तौर पर या विरासती, जिसको हम कोई जेनेटिक प्रॉब्लम कह सकते हैं। और तीसरा ये है कि कुछ अगर दवाइयों का कोई गैर ज़रूरी इस्तेमाल या कुछ दवाइयाँ ऐसी आ जाती हैं कि जिनकी वजह से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं दवाइयों की वजह से भी हो सकता है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जो मोस्ट कॉमन चीज़ है उसको हमें देखना चाहिए, वो है हमारा जो ग़िज़ा का मसला, डाइट का मसला। पाकिस्तानी मुआशरा जो इस वक्त है, मैं इसको अक्सर अपने क्लिनिक पे भी और अपनी टॉक्स में भी ये बात करता हूँ कि ये गोश्त खोर मुआशरा बन गया। आप रेस्टोरेंट में जाएँ, आप बूफे में जाएँ, तो जो सब्ज़ी वाली डिश है ना वो उसी तरह पड़ी रहेगी, और सारा जो हमारा जो ट्रेंड होगा खाने का वो गोश्त की तरफ होगा, वो भले चिकन हो या रेड मीट हो या कुछ भी, तो हमने उसी फूड की तरफ लेना है। हमारा रुझान फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ चला गया, बच्चों से लेकर बड़ों तक। इससे क्या नुकसान हो रहा है कि हाई सॉल्ट डाइट जा रही है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे बड़े फैक्टर हैं कि जो आपकी बॉडी या आपके जो गुर्दे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, उनका निज़ाम ये है कि उन्होंने जो आपने खाना पीना है, जितनी जिस्म की ज़रूरत है वो रोक लिया जाएगा और एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने कॉन्टीन्यूसली इन गुर्दों को इतने प्रेशर में डाल दिया हुआ है कि हम खाए जा रहे हैं, हाई सॉल्ट इंटेक लिए जा रहे हैं, प्रोटीन इंटेक लिए जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। उससे क्या है कि कॉन्टीन्यूस बॉडी में इन चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। अब एक्सक्रीशन का जो निज़ाम है, खराज का निज़ाम, वो एक महदूद होता है ना, बाकी सारा कुछ फिर क्या हो रहा है कि वो ब्लड में रिटेन होता है और जहाँ से आपके ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। साथ आपने बड़ी खूबसूरत अपनी बात की इंट्रोडक्शन में कि जी पानी की इंटेक, इस सारी चीज़ के साथ आपकी इतनी जो अवेयरनेस नहीं है कि आपको 24 घंटों में लिक्विड इंटेक रखनी कितनी चाहिए।
मसलन एक बंदा है वो 500 ml 2 गिलास पानी पी लेता है, वो कहता है मुझे प्यास ही नहीं लगती, लेकिन वो इस डाइट के साथ जैसे ही उसका यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, वो क्रिस्टल, वो चीज़ें जो जिस्म से इखराज पेशाब के रास्ते ही हो रही है ना, प्रोटीन निकल रही है, कैल्शियम निकल रहा है, यूरिक एसिड निकल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो यूरिन के ज़रिए क्रिस्टल की सूरत में निकल रही है। वो जैसे ही यूरिन थिक होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ये जो क्रिस्टल हैं ये स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पानी डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगी, जब आपको प्यास लगे उस वक्त आपको पीना चाहिए या फिर पानी का इंटेक आपको करना ही करना है, मतलब थोड़ी इसमें देर के देखें बाद? मौसम के एतबार से और आपके काम के एतबार से दो बड़ी वाज़ेह रिकमेंडेशन है। सख्त गर्मी के महीने जिस तरह पीछे गुजरे हैं और पाकिस्तान जो कि एक हॉट वेदर कंट्री है, और अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो मिनिमम 2 लीटर तो लिक्विड इंटेक 24 घंटों में आपको रखनी चाहिए। आप ज़हन में टारगेट कर लें कि ये 8 गिलास के करीब बनता है, तो वक्तन फ़वक्तन थोड़ा उसको आपने पूरा करना है। अगर इसी हॉट वेदर में एक लेबरर है, मज़दूर है, बाहर सड़क पे धूप का काम करने वाला है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है तकरीबन 3.5 लीटर तक, क्योंकि उसने पसीना बहाना है, तो उसको इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि गर्मी पसीने में तो उसकी बॉडी भी डिहाइड्रेट होगी। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में थोड़ी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन फिर भी 1.5 लीटर तक एक नॉर्मल इंसान को 24 घंटों में लिक्विड इंटेक रखनी चाहिए। और सर्दियां आने वाली हैं, इसी हवाले से बात कर दूं, एक और नुकसान है। हम ये समझते हैं कि हम चाय कॉफ़ी, चूँकि सर्दी होगी हमने ये हॉट ड्रिंक्स जो हैं वो लेने हैं, लेकिन मैं ये बताऊं कि अगर आप एक कॉफ़ी का कप पीते हैं तो उसके साथ उसको बॉडी में डाइल्यूट करने के लिए या यूरिन को अच्छा डाइल्यूटेड रखने के लिए 2 से 3 गिलास लिक्विड भी अगले चंद घंटों में लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ कॉफ़ी और चाय पर रहेंगे और आप वाटर इनटेक नहीं करेंगे तो भी आपको यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा और यूरिन में जलन होगी, जिससे आपके क्रिस्टल्स वगैरह जो है ना बन सकते हैं। अच्छा, अब हम चॉकलेट, जिस तरह मैंने बात की, ये जो दालों का बहुत ज़्यादा रुझान है, बीन्स वगैरह। अच्छा, दालों के ऊपर हम एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। आज गुर्दों की पथरी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है, क्यों होती हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सारी बातों की जो है इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे गुर्दों की पथरी के हवाले से कि पाकिस्तान, अगर इंडिया की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो यूएसए की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी इसकी जो है ना रेशो बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनकी क्या ऐसी हिसाब है, क्या ऐसी चीज़ें जो हमारे दरमियान कॉमन है? जी बिल्कुल, आप ये देखें कि जिस तरह हम वजूहात की ही बात कर रहे थे, उसमें एक हमने डाइट का फैक्टर किया, फिर हमने वाटर इनटेक का फैक्टर किया। अगली वजूहात ये कॉमनली वहाँ पे भी पाई जाती हैं और हमारे जो एशिया रीजन है इसमें भी पाई जाती हैं। जिसमें यूरिक एसिड का बढ़ जाना पथरियाँ बनाता है, कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाए, विटामिन डी ज़्यादा हो जाए, इसी तरह मोटापा ये बड़ा फैक्टर है, और कुछ अंतरियों की बीमारियां भी हैं जो ये वजह करती हैं। मैंने दवाइयों का जिक्र किया था, जिस तरह एस्प्रिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल दवाइयां हैं। अच्छा, अब अगर हम कंपेयर करें वहाँ की लाइफ को और हमारे यहाँ, वहाँ पे भी इस वक्त फास्ट फूड का बहुत रुझान है, वहाँ पे भी मोटापा बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ भी देखें कि जिस तरह हम हाई सॉल्ट इंटेक और रिच प्रोटीन डाइट के हम यूज़र हैं, तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं कि जो स्टोन की फॉर्मेशन को, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में और पाकिस्तान का भी डाटा यही शो करता है तकरीबन कि हर 10वां मरीज़ जो है या 11वां जो शख्स है वो गुर्दे की बीमारियों वाला वो है, वो किडनी स्टोन वाला पेशेंट है। और ये अच्छा खासा जो है वो फैक्टर और फिगर्स हैं। तो हम जब तक इन वजूहात पे नजर नहीं रखेंगे। डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइएगा, ख़वातीन में ज़रा कम पाई जा रही है मगर मर्दों में बहुत ज़्यादा है। मर्दों में इसलिए कि मर्दों का जो हाइड्रेशन का जो सिलसिला है ना वो ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होता है ख़वातीन की निस्बत। हमारे यहाँ जो मर्द हैं मुआशरे में वो ज़्यादा वर्कर हैं और ख़वातीन उतनी वर्कर नहीं हैं। अब हो क्या रहा है कि कोई लेबरर है कि जिस तरह मैंने पहले बात की, वो काम तो सारा दिन अपना किया जा रहा है, अपनी फ्लूइड इंटेक का ख्याल नहीं रखता, फिर खाते वक्त वो ये जो मैंने फैक्टर गिनवाए हैं डाइट के उसका वो ख्याल नहीं करता, तो जिसकी वजह से ये रेशो डेफिनेटली मर्दों में, लेकिन ख़वातीन में भी कम नहीं है। अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें मर्द थोड़े से ऊपर आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पथरी हो गई है एक आम इंसान को, तो फिर उसके लिए क्या ऐसी एहतियात है, प्रोसीजर्स हैं
क्या वो नेचुरली पास आउट हो जाती है यूरिन के ज़रिए या फिर उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है और ये कॉमनली हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो नेचुरल पास आउट होने के बारे में बयान करूं कि ये पत्थरियां गुर्दे में बनती हैं, इसके साइज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर तो बहुत छोटी छोटी कैंकरियां हैं और जैसे ही वो यूरिन बनता है और उसके साथ ये पास आउट हो जाती हैं तो ये खुद ब खुद मसाने में गिर जाती हैं या पेशाब के रास्ते निकल आती हैं। लेकिन अगर 3 mm या 4 अगर mm की ये है फिर 5 mm से नीचे की पत्थरी का जो पासिंग नेचुरल पास आउट होना है वो 80% से ज़्यादा है, क्योंकि ये वो साइज़ है जो कि हमारी पेशाब की नाली से आसानी से मसाने में गिर सकता है। अच्छा। 5 या 6 mm से ज़्यादा जब पत्थरी होगी वो ज़्यादा इम्कान है कि वो स्ट्रक करेगी, क्योंकि वो पेशाब की नाली से उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। अच्छा, अब अगर तो गुर्दे के अंदर पत्थरी पड़ी हुई है ना, तो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि साल हा साल तो मरीज़ों को ना अलामात होती हैं ना ही पता होता है। रैंडमली को अल्ट्रासाउंड कराएगा तो वहाँ से वो पिक हो जाएंगी। जब ये पत्थरी गुर्दे से मूव करती है और पेशाब की नाली का रास्ता इख्तियार करती है, तब आपको पेन स्टार्ट होती है, तब आपको पेशाब में खून आ सकता है। तो ये पेन होती कहाँ पे, पता कैसे चलता है? अच्छा, किसको ये कैसे? बड़ा अच्छी बात है। अब गुर्दे हमारे उनकी लोकेशन, तो सबसे पहले जो कमर का निचला पिछला हिस्सा है दोनों साइडों पर, ये साइड पे पीछे पड़े होते हैं। वहीं से पेशाब की नालियां हमारे पेट के निचले हिस्से की तरफ आगे की तरफ आती हैं और मसाने में गिर जाती हैं। बैक साइड की? बैक से आगे पेन आएगी। अच्छा। और ये पेशाब के रास्ता जो होता है उस तरफ जाएगी। अच्छा। अब ये दोनों तरफ भी हो सकती है, और अगर एक तरफ की पत्थरी थी वो मूव की है, वो राइट है या लेफ़्ट है, तो उस तरफ हो जाएगी। पेशाब में खून का आना, पेशाब में जलन होना, और अगर इसके साथ इन्फेक्शन हो जाए तो तेज़ बुखार, शिवरिंग वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ इन अलामात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या फिर बार बार यूरिन आना, ये भी इसकी वो शिकायत हो सकती है? इन्फेक्शन मसाना जब इरिटेट होता है तो उससे क्या होता है कि वो बार बार यूरिन करने के लिए जाता है। तो ये अलामात से भी आप पहचान सकते हैं। अब जो सवाल था मुकम्मल कर लूँ कि हमें इंटरवेंशन कब करनी है। अच्छा। जब ये पत्थरी पेशाब की नाली के रास्ते में फंस गई है और ये आगे मूव नहीं कर रही, अब हो ये रहा है कि गुर्दा ब्लॉक हो गया और यूरिन बन रहा है और गुर्दा वो फूलना शुरू हो जाता है, ये इमरजेंसी है। अगर स्टोन का साइज़ मैंने बताया कि बड़ा है, 5 और mm आपने कहा, 6 mm से ऊपर ले लें आप, अच्छा, ठीक है, और वो स्ट्रक कर चुका है, गुर्दा फूल चुका है, इस पे वेट नहीं किया जाता। ऐसी सिचुएशन में आजकल बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैमरे के साथ लेज़र भी उसमें होता है, स्टोन मेल्ट कर दिया जाता है और उस गुर्दे की ब्लॉकेज को दूर कर दिया जाता है। तो ये एमरजेंसी है जो मैंने ये कंडीशन बताई है। ओके। अच्छा इसका प्रॉपर जो ऑपरेशन है वो भी होता है क्या, या नहीं करना पड़ता? पुराने ज़मानों में किसी वक्त कट लगा के होता था, आजकल 95% किसी किस्म का कट इस सर्जरी में नहीं होता। हाँ, 5% इस बात का इम्कान है कि वो स्टोन इतना बड़ा है या स्टोन की टाइप ऐसी है कि आपने वो कैमरा डाला, आपने लेज़र से उसको मेल्ट करने की कोशिश की जो कि नहीं हुआ, या वो साइज़ इतना बड़ा है कि वो स्टेंट आगे से यानी कि उसको हम बाईपास कर ही नहीं पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ओपन सर्जरी, वो भी आजकल कट और होल वाली भी है कि जहाँ से उसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन इसके इम्कान सिर्फ 5% हैं। 90% और 95% ये सिंपल कैमरे टेक्निक से हो जाता है जिसमें कोई कट नहीं होता। अच्छा, इसमें अब टाइप्स भी होती हैं, जो पथरी होती है इसमें कुछ जो स्टोन्स हैं उनमें नोक बनी होती है जो बहुत तकलीफ़ देती है, ज़्यादा इरिटेशन होती है, और ख़ास तौर पे जब वो जैसे यूरिन के रास्ते से अगर निकल रही है वो पथरी के जो पीसेस हैं स्टोन्स के, तो फिर वो पेशेंट को बहुत तकलीफ़ देती है। फिर इनके जो टाइप्स हैं इनको ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिए। ये अच्छा, नोकीले वाले तो मुझे पता जिस है। तरह मैंने पहले कहा कि सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टोन है ना वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के स्टोन होते हैं, यानी ऑक्जिलेट भी एक सब्सटेंस और कैल्शियम है, ये मिक्स होकर एक स्टोन बनता है। अच्छा। कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बनते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, ओके। सिस्टीन एक सब्सटेंस है वो भी हमारी बॉडी में आता है, उसके स्टोन बनते हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे जो जरासीम है ना, जो ये यूटीआई जो जब होता है, जो मसाने के इन्फेक्शन होते हैं, वो जरासीम भी स्टोन बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें से कुछ स्टोन हैं जो लंबाई में होते हैं, कुछ जो गोलाई में
वो मोटे होते हैं, किसी के ऊपर वो जो छोटी छोटी जो है वो क्या उसे हम कह सकते हैं चोंचें निकली होती हैं। जैसे ही ये स्टोन मूव करके उरी के रास्ते पे आता है तो अगर तो वो चोंचें बनी हुई हैं तो जो हमारी पेशाब की नाली का अंदरूनी हिस्सा, ये बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, वो वहाँ से जैसे ही वो रगड़ खा के निकलता है तो वहाँ कट लगाता है। यही कंडीशन है कि जब पेशेंट को पेन भी ज़्यादा होगी और पेशेंट को ब्लीडिंग का इम्कान वहाँ पे बढ़ जाता है। अच्छा, मेजॉरिटी आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पेन बड़ी शिद्दत की होती है, स्टोन पास होता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती, तो वो स्टोन की टाइप अंदर इंजरी नहीं करती। लेकिन ऐसे स्टोन के जो इस तरह चोंचों के वो उनसे निकली होती हैं, वो जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वो कट लगाते जाएंगे और ब्लीडिंग करते जाएंगे, तो वहाँ पर ब्लीडिंग और इसके साथ भी जो है ना अब जिसको ये हो गई है उसको गोश्त छोड़ देना चाहिए, चावल छोड़ देना चाहिए, सुना है पानी की मिकदार भी फिर कम कर देनी चाहिए बाद में जब स्टोन हो जाते हैं। टमाटर, पालक के बारे में तो लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं खाना, पथरी है तुम्हें, अब इसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहिए। पुराने ज़माने में एक बड़ी थ्योरी कॉमन थी और अभी भी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन हमने ये बात की है हेल्दी पॉपुलेशन के लिए, सेहतमंद लोगों के लिए, जिसको पथरी नहीं है, कि जो आम पॉपुलेशन है वो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखे, डाइट को केयरफुली करे ताकि स्टोन ना बने। अब आ जाते हैं कि इन लोगों को कि जिनके स्टोन बन चुके हैं उन पे हमें क्या करना है। अगर तो स्टोन बना और उसने गुर्दे को ब्लॉक किया हुआ, जिस तरह मैंने इमरजेंसी कंडीशन बताई कि जिससे गुर्दा पीछे फूल रहा है, ये वो कंडीशन है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आज लोगों का एक मिथ है कि जी आप ज़्यादा पानी पिएं, पेशाब ज़्यादा बनेगा, प्रेशर पड़ेगा तो जो स्टोन है वो आगे निकल जाएगा। अब हम इसको मना करते हैं, ये पुरानी थ्योरी है। क्यों? जितना ज़्यादा लिक्विड आप पी के पीछे यूरिन ज़्यादा बना रहे हैं उस गुर्दे में, और वो गुर्दा उतनी जल्दी जो है वो स्वोलन होता जाएगा और इमरजेंसी बढ़ती जाएगी। अगर कुछ टाइम, चंद दिन का हम देना भी चाहते हैं उस स्टोन को कि वो नेचुरल वे में पास आउट हो जाए, तो आप वो मौका भी गवा देते हैं। अच्छा, जैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि तरबूज का पानी पियो, खरबूजे के छिलके ये को उबाल के सारी पियो, वो टोटके ये हैं, क्या ठीक करती है ये चीज़ें? टोटके हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट इस कंडीशन में एक ही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात ये रही कि हमने खुराक की कुछ एहतियात करनी है। मैंने बताया कि सबसे कॉमन है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब ऑक्जेलेट किस में होता है? ये जो पालक, साग, मेथी की हम बात कर रहे हैं, इसमें यूरिक एसिड और ऑक्जेलेट बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसलिए हम इन मरीज़ों को कहते हैं जिनको पथरियाँ बन चुकी हैं या जिनके ख़ानदानों में ये चीज़ मौजूद है कि यार आप इससे एहतियात कीजिएगा कि ये खुराक ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मगर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना कि यार मुझे पालक खाने की वजह से पथरी हो गई, पालक में पथरी होती है, वो इसीलिए कलेजी खाने की वजह से पथरी हो गई कि और वो यूरिक एसिड की वजह से, कि यूरिक एसिड ऑलरेडी वो ज़्यादा होता है। अच्छा। और जिसकी वजह से वो उनको उनके जिस्म स्टोन में बन सकती है। हैं। ठीक है, तो अच्छा। आपको पालक, साग, मेथी, टमाटर ये सब्जियां हैं, और रेड मीट मैंने जिस तरह बताया, और दालें, ये इनकी मिकदार को ज़ीरो ना करें चलें। लेकिन हमारा तो अब एक रवैया है ना हर किस्म की दाल, कि हर किस्म की दाल, क्योंकि ये रिच प्रोटीन और यूरिक एसिड है ना, इसमें प्योरीन्स होते हैं बेसिकली। जो यूरिक एसिड आपकी जिस्म में, ये प्रोटीन जिस्म में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है एंड पे, और रेड मीट और दालों को। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका पोर्शन कम कर दिया जाए और आप बाकी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको डाइट में ऐड करें, जिनको आजकल हम सब ने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जब होंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। अब प्रॉब्लम तो आ रहा है बैलेंस ना होने का, कि हम एक ही चीज़ को खाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी खुराक में सिर्फ गोश्त और दाल के अलावा कुछ नहीं है। हम सब्जी को, बाकियों को तो लिफ्ट ही नहीं कराते। फ्रूट्स आप देख लें कि फ्रूट्स हमारी कोई प्रायोरिटी में नहीं इस तरह होते। शाम को थोड़ा तो सा जब सैलेड भर के हर किस्म का फल खाना चाहिए, लेने पोर्शन बना लेना। और आप तब्दील कर लें। अगर आप हफ्ते में 5 दिन गोश्त खाने वाले हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ले लें, बाकी सब्जियां ऐड कर लें। तो जब तक बैलेंस हम नहीं करेंगे इस तरह प्रॉब्लम तो आपका बढ़ेगा। सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने हमारी रहनुमाई की। हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ प्लान किया था इसी टॉपिक को,
मगर वो रह गया था, तो इसलिए हमने ख़ास इस दफ़ा आपके साथ डिटेल में जाके एक अच्छे टाइम पीरियड के साथ आपको समझाने की कोशिश की डॉक्टर साहब की रहनुमाई से कि किस तरीके से अगर आपको पथरी अगर हो गई है तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या ख्याल करना है। हर इलाज जो है वो टोटका नहीं होता। लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि लोग यहाँ पर बैठ के मुझे आई, एक तो ये मेरी कोई बात, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग मुझे यहाँ पे बैठ के कहते हैं ना कि फ़िज़ा यहाँ पे अपने शो पे सबके टोटके बता रही होती, टोटके देखें वो चीज़ होती है जो कि ट्रीटमेंट नहीं होती। टोटका सिर्फ टोटका होता है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। वो टोटका जो आपको हार्म ना करे, नुकसान ना दे, साइड इफ़ेक्ट ना हो जिसके, मगर टोटका आपका इलाज नहीं होता। किसी जो बीमारी है, अगर किसी की सर्जरी है, किसी का ऑपरेशन है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है, टोटका नहीं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। आपको पता है अभी बारिशें हुई हैं, फिर इसी तरह खड़ा पानी, लाहौर में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, और भी बहुत से इलाके रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़ी एहतियात हमें करनी पड़ती है। मगर हमें कुछ जो चीज़ें हैं वो हिकमत से मिलती हैं। मतलब हिकमत में डेंगू का अच्छा इलाज है, लोगों का मानना है। लोगों ने बड़ा इलाज कराया है एलोपैथिक और होम्योपैथिक, तो लोगों को होम्योपैथिक में भी जो है ना, हर्बल मेडिसिन में भी जो है ना बड़ा इफ़ादा मिला है, बड़ा ट्रीटमेंट मिला है। तो आज हम आपके साथ वो सारी ट्रीटमेंट शेयर करेंगे जो हर्बल में, होम्योपैथिक में है डेंगू के हवाले से। हमारे साथ हकीम इसहाक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए आपको गाइड करेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आज डेंगू के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताइएगा कि जो डेंगू है इसका इलाज 100% हिकमत में है? अगर मैं कहूँ कि मोर देन 100% है तो ये बात ज़्यादा बेहतर है। वाह, अच्छा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम सिम्टमेटिकली इलाज नहीं करते, हम रूट काज के इलाज करते हैं। जैसे कि एलोपैथी में मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं, वो तो हम भी करवा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि मच्छर ने जब इंसान को काटा तो उसके अंदर क्या तब्दीली वाक़या हुई। हमारी जो तिब के पैरामीटर्स हैं वो कहते हैं कि आपके अखलाक में कौन सी खिल्त बढ़ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मच्छर ने जब भी इंसान को काटा तो उसके अंदर खिल्त सफ़रा बढ़ी, यानी गर्मी खुश्की बढ़ जाती है। और गर्मी खुश्की से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आएंगे वो सारे के सारे डेंगू फीवर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस ये भी करवा दूँ कि नॉर्मली इसके बारे में जो अलामात बताई जाती हैं वो सारी इतनी इकट्ठी बता दी जाती हैं कि पेशेंट ख़ुद कंफ्यूज हो जाता है और उसको पता नहीं चलता उसे डेंगू है भी कि नहीं, किस फेज़ के अंदर, यानी उसे फेब्राइल फेज़ के अंदर कौन सा टेस्ट करवाना है, क्रिटिकल फेज़ के अंदर कौन सा टेस्ट करवाना है, और इवन जब रिकवरी उसका फेज़ चल रहा होता है उसे तब कौन से टेस्ट करवाने हैं। अगर उसको हम एजुकेट कर दें पेशेंट को तो अर्ली फेब्राइल फेज़ के अंदर जब हम इलाज करते हैं तो क्रिटिकल फेज़ में पेशेंट जाता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो उसकी रूट काज के इलाज कर दिया। आप पेशेंट का ये वो किसी भी सूरत के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे, उस पेशेंट का कभी भी एसिटी नहीं गिरेगा, यानी उसका हेमाटोक्राइटिक जो है, जो उसका ब्लड का वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, उसके अंदर प्लाज्मा की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, उसके लेथार्जिक नहीं होगी। ये सब अगर आप अर्ली स्टेज के अंदर फेब्राइल कंडीशन के अंदर जब फेज़ फर्स्ट था आप प्रॉपर इलाज करें, ये ना करें कि आप जस्ट को बुखार है और बुखार की दवाई दे दी। भाई क्यों दे, बुखार हुआ क्यों था, कुछ हेल्थ की ज़्यादती से हुआ। मैं इलाज करता हूँ, मेरा पेशेंट कभी जब मेरे पास फेब्राइल फेज़ में आता है वो कभी भी क्रिटिकल फेज़ में नहीं जाता, और अगर वो क्रिटिकल फेज़ में आता है तो फिर मैं उसके पहले मैनेजमेंट करवाता हूँ कि उसके प्लेटलेट्स को थोड़ा सा करवाया जाता है, उसको सलाइन लगवा दी जाती है, बट उसके बाद उसका इलाज भी साथ जाए। देखो ये देखो आपने प्लेटलेट्स लगवा लिए, बट उसके बाद क्या प्लेटलेट्स डाउन होने का प्रोसेस ख़त्म हो गया? वो तो बॉडी के अंदर चल रहे, आपने उसको कवर करना है। अगर उसका प्लाज्मा उसकी खून की नालियों से निकल कर उसके लंग्स जब पेट में आकर उसने असाइटिस या लंग इन्फेक्शन पैदा कर दिया है तो उसका इलाज हमने यही तो करना है कि हमने उसको वापस रीअब्जॉर्ब करवाना है और पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। अच्छा, अब जब डेंगू किसी को हो गया तो बॉडी में जो पेन है, लेथार्जिकनेस है, ठीक है, और कमज़ोरी है, तो और कुछ खाया पिया नहीं जाता, कुछ हजम नहीं होता, तो ये सारी जो उनको इश्यूज चल रही है इसमें बुखार, ये फेब्राइल फेज़ की अलामात है ना जी। अच्छा। अक्सर कन्फ्यूजन क्या होते हैं, पेशेंट को बुखार हुआ जैसे आपने बताया, उसको बहुत शदीद किस्म सर दर्द हुआ, उसके आंखों के अंदर शदीद दर्द होना शुरू हो गया, उसको मतली उल्टी आनी शुरू हुई, उसकी भूख बिल्कुल बंद हो गई, उसकी बॉडी पे रैश जो है वो ये सारी कैफियत आनी शुरू हो गई, तो और साथ
बाकी है कि उसको लेथार्जिक होनी शुरू हुई, उसने फर्स्ट डे जाकर अपने टेस्ट करवा लिया, INS-1 इसको टेस्ट कहते हैं, दैट वाज नेगेटिव। कहते हैं मुझे तो डेंगू है ही नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये डेंगू वायरस की जो कंसंट्रेशन है ऑन द थर्ड डे ऑफ द फीवर होगी, फर्स्ट डे में तो होगी नहीं। अब थर्ड डे पे जब करवाएंगे तो आपका जो ये इसका वायरल जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 1 आएगी, दैट्स मीन कि आपको डेंगू वायरस है, डेंगू फीवर है। और अगर लेस देन 1 है इसका मतलब आपको नहीं है, फिर आपको कोई और टेम्परेचर है, आप उसके इलाज करवा लें। अच्छा, लेकिन गलती यहाँ पर ये की जाती है, होता वो डेंगू ही है, लेकिन पेशेंट फर्स्ट डे जाके करवाता है, मुझे बुखार है, चूँकि सीज़न डेंगू का चल रहा है, लेट्स चेक करवा लेते हैं। फर्स्ट डे में कभी भी नहीं आएगा। अच्छा। और पेशेंट जो है इलाज ही नहीं करवाएगा तो क्या वो उसके बाद वो क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा। फर्स्ट डे आया, पेशेंट जाकर CBC चेक करवा लिया, मेरे प्लेटलेट्स भी ठीक हैं जी डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ पर वो WBC भी बिल्कुल ठीक है, मेरे SCT भी बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे तो डेंगू नहीं है। भाई वो आपको सिम्टम आएंगे 4th डे ऑफ द फीवर में। अच्छा, उससे पहले उसके अंदर तो कोई चेंज आएगी ही नहीं। ठीक है, इसाक साहब एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा। और सिम्टम्स और जो चीज़ें हैं जिसे हम जल्दी टेस्ट करवा लेते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आता, ये बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, हम डेंगू के ऊपर बात करें, मगर देखिए सेहत सबके साथ जुड़ी है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये सब कुछ चल रहा होता है अभी, क्योंकि इन्फेक्शन का टाइम है, सबको है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वायरल इन्फेक्शन। एक छोटी सी टिप मुझे यहाँ से मिली है, तो मैंने कहा मैं आपको भी पहुँचा दूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मुलैठी जो होती है ना, उसका पाउडर थोड़ा थोड़ा चाटना शुरू कर दें तो आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ेगी। लाइक मुझ जैसी इंसान ना एंटीबायोटिक से भागती है, तो मेरा गला ख़राब हो, खांसी हो, इन्फेक्शन लग जाए तो मैं एंटीबायोटिक से बहुत दूर रहती हूँ। तो उन्होंने कहा मुलैठी को थोड़ी थोड़ी देर बाद चाटना शुरू कर दें, हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद, तो 2-3 दिन ये रहती है इन्फेक्शन में, फिर ठीक हो जाएगा। और दूसरा मुझे कहा रात को सोने से पहले आदत डाल लें कि आपने थोड़ा सा गुड़ जो है ना मुंह में रखना है, मगर खालिस होना चाहिए, और उसको चूसते सो जाएं। और उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपका गला भी साफ़ होगा, इन्फेक्शंस भी ख़त्म होंगे और गला तर होगा, थोड़ा सा ड्राइनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स मुझे मिली थी, मैंने आप तक शेयर कर दी, क्योंकि अभी चल रहा है ये वायरल, सबको, मुझे भी है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे डेंगू के ऊपर। अच्छा, ये जो पहला आपने कहा कि टेस्ट कराते हैं और उसमें नहीं आता, तो फिर हम कह देते हैं कि नहीं हमें कुछ भी नहीं है, वो जल्दी शुरू के टाइमिंग जो है वो एक्चुअली ये बताया जाता है, जो सिम्टम तो बता दी, अलामात तो एक आया, यहाँ पर कोई हकीम साहब आए, डॉक्टर साहब ने अलामात, लेकिन ये नहीं बताया कि किस टाइम पे कौन सा टेस्ट लेने हैं आपने। और हम में कन्फ्यूजन वो, ये पेशेंट ने करवा लिया, उसके बाद नेगेटिव था फ्रॉम द फर्स्ट डे, उन्होंने कहा मुझे नहीं है, उसने CBC करवा दिया, दैट वाज नॉर्मल, उसने कहा मुझे तो डेंगू है ही नहीं। फिर नहीं। किस स्टेज में जाता? तो उसमें यह है कि थर्ड डे ऑफ द फीवर जब होगा तब आपका NS-1 ये करवाएंगे, जो ये शो करता है कि डेंगू वायरस जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और फीवर का क्या रेट होना चाहिए, किस तरीके से फीवर का क्या रेशो क्या होना चाहिए। इसका पेशेंट में जो फीवर आया था, जिसे मैंने बताया, हमारे यहाँ चूँकि सफराज से मुताल्लिक़ होता है, और सफरावी बुखार जो होता है वो हमेशा हाई ग्रेड फीवर में होता है। अच्छा। हमेशा 102 से 104 तक जाता है वो। हाँ। जब भी होगा 104, 13, 12 पे जाएगा। तो उसको जब ये है, और सेकेंडली जब हम उस मरीज़ की टंग को चेक करेंगे तो वो बिल्कुल रेड इन कलर होगी। इसके बाकी सिम्टम देखेंगे तो उसके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही होगी, उसकी पल्स जो होती है बहुत ज़्यादा जा रही होती है, इसके जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होगा। अगर यही जब उसके गर्मी बढ़ती है उसके स्टमक में जाके, तो स्टमक में क्या स्वेलिंग पैदा करती है, मरीज़ की भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, उसका मतली होती है, उसको कै आ रही होती है। यही सफराबिया जब उसकी आंतों तक पहुंचती है तो फिर उसके आंतों की इरिटेशन होती है और उसको जो है बार बार थोड़ा मोशन आता है। और अगर यहीं पर कंट्रोल ना किया जाए और ये क्रिटिकल फेज़ में चला जाए तो फिर मरीज़ को मलीना होना शुरू हो जाता है, यानी उसको ब्लड जो है वो आना शुरू हो जाता है पखाने के अंदर, और उसको ब्लैक कलर का पखाना आना शुरू हो जाता है। ये उसका क्रिटिकल फेज़ में जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेज के मतलब उसके पेट मोशन लगेंगे और थोड़े लगेंगे, पेट में मरोड़ होगा, थोड़ा सा मोशन आएगा, पेट में मरोड़ होगा, और दिन में 5-6 दफ़ा ऐसा एपिसोड हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको बता रहे होंगे कि इस पेशेंट को जो है जो फीवर है वो डेंगू फीवर है, और उसका तिब के साथ जो हम कोरिलेट करेंगे तो ये सफराबियत की ज़्यादती से होगा। तो उसके लिए हम जो इलाज करेंगे, एक ही फार्मूला है, आप इस्तेमाल कराएं, उसका फीवर ठीक हो जाएगा, उसका जो स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, उसके आंतों के जो इन्फ्लेमेशन आ रही है वो ठीक हो जाएंगी, उसको बार बार जो मोशन आते जा रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपने पेशेंट को स्टार्ट में डाइट पे ले आए, यानी आपने इसका स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल बंद करवा दी। ये नुस्खे और डाइट जो है हम एक ब्रेक के बाद बताएंगे। न्यूज़ की ब्रेक है विच इज़ वेरी अर्जेंट टू टेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। डेंगू के ऊपर बात कर रहे हैं हकीम इसहाक साहब से। अब हम इसके जो है इलाज की तरफ आते हैं। हम पूछते हैं कि इसमें किस तरीके से, क्या ट्रीटमेंट, किस स्टेज में, कौन सी दवाई। जिस वक्त पेशेंट आपके पास आता है फेब्राइल फेज़ के अंदर, जो कि 1 से लेके 3 दिन तक वो फेज़ होता है, जिसमें मरीज़ को बुखार बहुत तेज़ होता है, उसके सर में शदीद दर्द हो रहा होता है, उसकी आंखों के पीछे शदीद दर्द होता है, उसका मैदा डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो उस वक्त आपने ये एक फार्मूला देना है, दिन में 4 दफ़ा दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि उसे गर्म चीज़ें मत दीजिएगा। गर्म चीज़ें जैसे पालक, साग, मेथी, अचार, तेज़ मिर्च मसाले नहीं देंगे। उसे अल्कलाइन डाइट पे ले जाएं, जैसे कि चावल है, खिचड़ी है, साबुदाना है, दलिया है, या सब्जियां हैं, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, घिया, लेकिन उसमें हल्की सी काली मिर्च डालिए, सुर्ख मिर्च और तेज़ मिर्च इस्तेमाल ना कीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये इसको एग्रीवेशन कर देगा, इस पेशेंट को बुखार तेज़ कर देगा, उसकी आंतें डिस्टर्ब करेगा, उसके मैदे को डिस्टर्ब कर देगा। तो आते हैं फार्मूले की तरफ। तो आपने ये 4 चीज़ें लेनी है। एक है जी सत मलट्ठी, यानी एक्सट्रैक्ट ग्लिसराइजा, ऐसे ही पंसारी से मिल जाता है सत मलट्ठी। दूसरे नंबर पर आपने लेने हैं सुहागा, और तीसरे नंबर पर लेने हैं आपने गंधक आंवला सा, और चौथे नंबर आपने लेना है ये एक है गौदंती। इसको पंसारी से लेंगे और इसे सिर्फ चूल्हे पे रखेंगे तो वाइट इन कलर हो जाएगा, ये ऑक्साइड हो जाएगा, जैसे मैंने ऑक्साइड करके दिखाया यहाँ पर। वैसे तो ये और कलर में होता है, लेकिन जब ऑक्साइड होगा तो इसलिए और बड़ा ईजी हो जाएगा इसको तोड़ना, जैसे मैंने यहाँ पर इसको पाउडर कर दिया है। अच्छा, ये ईजी हो जाएगा यूज़ करना। ये चारों चीज़ें बराबर वेट में लेके इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके मिक्स कर लीजिएगा, और चाय वाली आधी चम्मच दिन में 4 दफ़ा पानी के साथ लीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे बुखार वगैरह उसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इंटायरली ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन समटाइम पेशेंट हमारे पास आता उस वक्त है जब वो 3 दिन गुजार के आता है, तो नेक्स्ट जो होता है वो उसका क्रिटिकल फेज स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी पेशेंट से एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि जैसे चौथा और 5वां दिन आता है इस फीवर का, उसका बुखार बिल्कुल उतर जाता है और पेशेंट कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे बुखार है ही नहीं। दरअसल वो क्रिटिकल फेज होता है और उस वक्त से बड़ा विजिलेंट होना होता है पेशेंट को। तब उसे जाके अपना CBC चेक करवाना चाहिए। जब वो CBC चेक करवाएगा तो वो देखेगा उसका प्लेटलेट्स डिस्टर्ब तो लो तो नहीं हो, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4 लाख है, क्या वो गिर तो नहीं गए। और सेकंड, उसने ये देखना है कि उसका WBC जो उसका इम्यून सिस्टम है, क्या उसके WBC ड्रॉप तो नहीं हो गए। और तीसरी चीज़ हम उसमें देखते हैं HCT हेमाटोक्रिट जो है, वो हम देखते हैं कि उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है वो कम तो नहीं हो गया, खून ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया, HB लेवल गिर तो नहीं गया। ये सब चीज़ों को जब हम देखेंगे, अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन उसका जो है प्लेटलेट्स बहुत कम है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इमीडिएट जाके अपना प्लेटलेट्स आप लगवाइए। बट उसके साथ उसका इलाज भी साथ जारी रखेंगे हम, ताकि फर्दर प्लेटलेट्स डाउन होने का प्रोसेस ख़त्म हो जाए। अच्छा, कोई अगर मेडिकेशन ले रहा है कोई डेंगू का पेशेंट, तो फिर ये वाले जो आपने नुस्खा भी बताया हमें, तो ये साथ चलेगा, क्योंकि ये इसी चीज़ को रिकवर करेगा। वो जस्ट आप एक सपोर्टिंग है, वो मर्ज को ख़त्म नहीं कर रहा। आपका प्लेटलेट्स डाउन हुए, आपने लगवा लिए, बट फर्दर डाउन होने को प्रोसेस को तो रोकना है आपने। वो तो नहीं रुकेंगे आपसे, वो तो इंजेक्ट करवाया आपने और आपके पूरे हो गए और आप बेफिक्र हो गए, नहीं होंगे। आपको नेक्स्ट आपने मेडिसिन लेनी पड़ेगी, ताकि वो वायरस ने आपके बोन मैरो पे जो अटैक किया था और आपके प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो कवर कर जाए और आपका बोन मैरो एक्टिव हो, अपना काम करना शुरू कर दे। अगर पेशेंट आपके पास क्रिटिकल फेज में आता है, जो 4 से लेकर 7 दिन तक होता है, डेली बेसिस पे CBC चेक करवाएंगे और पेशेंट को इस फेब्राइल जो बुखार है उसके साथ एक और नुस्खा मैं बता रहा हूँ साथ वो ऐड करके देंगे, तो उसके जो है प्लेटलेट्स जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। उसका ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है जो कम हो रहा था वो पूरा हो जाएगा। उस पेशेंट को जो वॉमिट बार बार आ रही थी वो पूरी हो जाएगी। उसको जो ब्लड आ रहा था स्टूल के साथ वो ठीक हो जाएगा। वो जो लेडीज़ में ख़ास तौर पर अगर इन डेंगू वायरस के दौरान, डेंगू फीवर के दौरान अगर उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है, तो ऐसी ख़वातीन में चूँकि खून पतला होता है, बड़ा प्रोफ्यूज़ किस्म की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी इस फार्मूले से कंट्रोल हो जाएगी और पेशेंट हमारा सर्वाइव कर जाएगा और इंशाल्लाह सेहत की तरफ चला जाएगा। इस बुखार की दवाई बताई हमने, उसके साथ आपने क्या एक नुस्खा लेना है, ये है मलट्ठी, और नंबर 2 पे ये है हल्दी, और तीसरे नंबर पर ये है सौंफ। ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके ग्राइंड करके रख लें। बुखार की दवाई आधी चम्मच और आधी चम्मच आपने ये पाउडर लेना है। ये दिन में 4 दफ़ा आप लेंगे
तो आप देखेंगे कि इस जो क्रिटिकल फेज़ है वो भी बहुत ही आसानी के साथ पेशेंट का ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये इसके बाद क्या आता है रिकवरी फेज़, वो आपका आएगा 8 से लेकर 12वें दिन तक, यानी वो 5 दिन में। तब भी पेशेंट को अपने आप का CBC चेक करवाने रहना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे एक दफ़ा ठीक हो फिर ड्रॉप तो नहीं हो रहा, एक तो वो, और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस पेशेंट के फीवर ठीक होने के बाद उसको लेथार्जिक बहुत होना शुरू हो जाती है, उसे कमज़ोरी बहुत होना शुरू हो जाती है, और ये कम से कम 1 माह से 1.5 माह तक चलती है। तो ऐसे पेशेंट को फिर चाहिए अपनी इस कमज़ोरी को ठीक करने के लिए काले चने का शोरबा वो इस्तेमाल करे, सूप बना ले, या वैसे हल्की सी काली मिर्च वाला इस्तेमाल करे। उसके साथ जो है वो देसी घी डाल के जी उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच देसी घी डाल ले, लेकिन काली मिर्च में अभी इस्तेमाल करेंगे, सुर्ख मिर्च पे नहीं जाएंगे। अच्छा। सब्जियां ले, उसके अंदर आप मटन यूज़ कर सकते हैं और उस सब्जियां आप काली मिर्च वाली बना के वो इस्तेमाल करें। इसके साथ आप देसी मुर्गी का सूप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर है और आपको जो कमज़ोरी हो रही है वो भी ठीक हो जाए। और मज़ीद अगर आप तकरीबन 4 हफ्ते तक अपनी डाइट बेहतर करते हैं तो ये कमज़ोरी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप डेंगू फ्री हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, चूँकि डेंगू के 4 किस्म की उसकी अक़साम होती हैं, एक किस्म से अगर आपको अटैक हुआ और आप ठीक हो गए तो सेकंड जो है उसके खिलाफ तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो गई आप, लेकिन अगर वो सेकंड टाइप का कोई डेंगू आपको अटैक कर जाता है तो फिर आपकी जितनी अलामत है पहले से भी ज़्यादा शिद्दत में आ जाएंगी। इसलिए आपको एक विजिलेंट होना पड़ेगा, आपको एहतियात ये करनी है, आपने मच्छरों से बचना है। इससे मच्छर के जो चूँकि ये डेंगू एडिस एजिप्टाई जो है ये इसको हम ये कहते हैं टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल टाइगर की तरह धारियाँ होती हैं, या जैसे अब ज़ेबरा है उसके ऊपर धारियाँ, ऐसे तरह की पहचान ये है। लेकिन जिनको अगर ये खुदा न खास्ता है गलती से भी जाके पौधों को पानी मत दें, क्योंकि वहाँ पर ये बैठा होता ही है। और ये होता कब है, सुबह जो है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इसका टाइम है, और शाम को 7 बजे से लेकर रात 4 बजे से लेकर रात 7 बजे तक। ये 2 टाइमिंग तो लाजमी बचना चाहिए। और चूँकि इसकी जो प्रवास होती है बहुत धीमी नीची होती है, यानी आपके घुटनों तक। आपको जब भी बाहर जाना है एक तो पूरे स्लीव्स वाले कपड़े पहने, और सेकेंडली आपको जो पहनना है शलवार है या जुराबें हैं, जो कुछ पूरा कवर करके आप निकले ताकि ये आपको ना, और इस टाइम के अंदर ख़ास तौर पे आपने बचना है कि यानी बच्चों को बाहर ना जाने दें या ख़ुद भी बाहर ना जाने। और अगर घर में किसी एक को डेंगू हो गया तो उसको आइसोलेट कर दीजिएगा, उसको नेट के अंदर रखें ताकि अगर मच्छर उस घर में उसको आके काटे और वहाँ से वो फ्लाई करके किसी आपके सेहतमंद को काट लेगा, तो ये जो मास्क बेसिकली मच्छर जो है वो बीमारी नहीं फैला रहा, मच्छर ने वहाँ से वायरस खून चूसा, और जब उसने वायरस वहाँ से लिया वो वायरस उसके सलाइवा के अंदर स्टोमक के अंदर मौजूद था। जब उसने दूसरे इंसान को जाके काटा तो उसने वो वायरस उसको इंजेक्ट कर दिया। और इस तरह बाकी घर वालों को महफूज रखने की ज़रूरी है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे टोटल आइसोलेट कर दें, उसे अलग कमरे में रखें और उसके मच्छरदानी लगा के उसको उससे बचाएं। मैं तो कहती हूँ ये सब आइसोलेशन छोड़ें, घरों ही काट दो, बंदा ही घरों काट दो। नहीं मजाक कर रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, कोई ऐसी डाइट जो हमें ज़रूरी लेनी चाहिए, हमें खाने पीने में वो मतलब वो शामिल करना ज़रूरी है, वो क्या हो सकता है? एक तो आप यखनी भी बता रहे थे। जी मैंने बताया, इसके अंदर आपको इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखना होगा ताकि आपको लेथार्जिक ना हो। ज़ाहिर आप लेथार्जिक हो कि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर ये चीज़ें यहाँ पे अटैक भी करती हैं। उसके लिए इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपने सूप लेना है, काले चने का है सूप, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मुर्गे का सूप है आप इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं। नींद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें क्योंकि आंखों के पीछे दर्द हो रहा होता है। जी जी, वो फेब्राइल कंडीशन में आता है, तो जब आप बुखार की दवाई देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर नींद का सिस्टम कैसे? जी, इससे जैसे ही वो खास तौर पे इस पीरियड जी इसी चूँकि जब बॉडी की ईचिंग ख़त्म हो जाए, जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाए, इससे तो ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। अच्छा। इसके अंदर ऐसा होता है लगता है हड्डियां ही टूट गई हैं, आपके मसल्स इतने स्ट्रेच कर जाते हैं कि आपको पूरा ऐसा लगता है हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन जॉइंट पेन नहीं है। इसमें फ़र्क है जॉइंट पेन के अंदर और बोन पेन के अंदर, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। जो मैंने फार्मूला बताया आप इस्तेमाल करें तो इससे जैसे बुखार नॉर्मल हो जाएगा, जिस्म की दर्दें भी ठीक, नींद की कमी भी ठीक और सर का दर्द वगैरह भी ठीक, ये सारी अलामत ठीक हो जाती है। और आपने आइसोलेशन का भी कहा है कि और एट द एंड में ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि आपको ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का वायरस है,
बहुत एहतियात करनी है। अव्वल इससे बचना ज़रूरी है। ये सांप की जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये खून को पतला कर देता है और मरीज़ की ब्लीड इतना होता है कि उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा। आपने बहुत एहतियात करनी है। ऐसे वक्त में बाहर मत जाएं जब ये उड़ती है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह और शाम 4 बजे से 7 बजे तक। सेकेंडली, जब मजबूरी है तो पूरे कपड़े पहन के जाएं ताकि मच्छर आपको ना काटे। गर्मी है तो आपको ऐसे स्प्रे, ऐसे लोशन आ रहे हैं जिससे मच्छर आपको दूर रहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 8 घंटे तक काम करता है। सुबह बच्चों को स्कूल जाते वक्त लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। शाम और को एक खेलने से पहले लगा सकते हैं उनके। तिब के अंदर बड़ी कमाल की एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि अजवाइन और गूगल, ये 2 ऐसी चीज़ें मिल जाती है पंसारी से। आप एक कोयला लें, उसके ऊपर ये रखें और जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसके अंदर आप इसकी धुनी दें और जब धुनी अच्छे, दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाएं। 15 मिनट के बाद आप दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर जितने मच्छर होंगे उसकी ये नेचुरल किस्म के जो है ये धुआं उससे वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, वटेवर भी हशरात जो होते हैं। आपने कहा अजवाइन और गूगल, ठीक ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसकी धुनी देने से ये मच्छर मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। कहीं पर भी कोने के अंदर बैठे होंगे ये मर जाएंगे। हाँ, और फिर आपने तो इसका पर्दों मतलब का इस्तेमाल करना है। हाईली रेकमेंड करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये और लाजमी इस मौसम के बहुत अंदर महंगे साहब बाजार में आप तो ये सस्ती सी चीज़ है, 10 रुपए की चीज़। और अच्छा, ये जो भी स्प्रेज मार्केट में आते हैं ना, लाइक मैं तो बहुत एलर्जी हूँ, मुझे इतनी परेशानी होती है, मेरा गला खराब हो जाता है, मुझे एलर्जी हो जाती है। और इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं होता। जिस कमरे बच्चे हैं, आप हैं, जो भी आपके रूम से जहाँ पे आप हैं वहाँ पर एक धुनी दें और 15 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दें। उसके अंदर जो धुआं होगा, हम तवे के ऊपर गरम छोटा तवा फ्राई पैन, उसे कोयला रखें, कोई जहर ले तो अपने अंदर जाना है ना। हाँ, कोयले के ऊपर हमने वो ये डालेंगे ताकि ये बर्न हो और इसका धुआं बने, स्मोक, और वो स्मोक पूरे कमरे में फैल जाएगा। अच्छा, आपने दरवाजा बाहर फिर दरवाजा बंद कर ताकि वो स्मोक अंदर रहे। और कितनी देर 15 मिनट के लिए। अच्छा, वो रखनी है हमने। और वो स्मोक अंदर रहेगा, उससे सारे के सारे मॉस्किटो जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप दरवाज़ा खोल दें, सारा स्मोक बाहर चला जाएगा और आप महफूज हैं। फिर आपने ये करना है कि ये मच्छर ऐसा जो साफ पानी के ऊपर अपने अंडे देता है, जो बाद में लार्वा बनता है, वो मच्छर फिर बाहर आ जाते हैं। अब ये साफ पानी और गंदा पानी समझ नहीं आता। ये साफ पानी, ये गंदा पानी जैसे नालियों का पानी होता है, जोड़ों का पानी होता है, वहाँ पे ये नहीं अपने प्रवाह करता। अच्छा, क्योंकि इसने समझ लिया है कि उसके अंडे जो हैं वो गंदे पानी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए जब भी अपने अंडे देगी मादा मच्छर, और ये फैलता ही मादा मच्छर से, नर मच्छर से नहीं फैलता। ये भी मैं आपको बता दूं कि मादा मच्छी अंडे देती है। और अगर घर में 1 चम्मच के ऊपर भी पानी साफ पड़ा हुआ है ना, ये वहाँ पर भी अंडे देगी और वहाँ पर भी लार्वा पैदा हो जाएगा। लिहाजा अगर घर में गमले हैं, आपने कोई पानी की बाल्टी रखी हुई है, बारिश का पानी छत पे कहीं पड़ा हुआ है, जो परिंदों के लिए आपने बर्तन रखे हुए हैं, या कोई पुराने टायर या कोई टॉयज पड़े हुए हैं, उनमें साफ रखना ज़रूरी है, वरना ये मॉस्किटो आपके घर में आके आपको नुकसान देगा। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। अब वो तो कोशिश करें इससे जितने भी अपनी हिफाजत करें वो ज़रूरी है, ताकि आपको डेंगू जो है इफेक्ट ही ना कर सके। क्योंकि देखें ना, अगर डेंगू किसी बच्चे को हो गई तो उसको तो आइसोलेट करना भी मुश्किल हो जाता है। जी हो जाता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि घर वाले बाकी महफूज रहें। अगर मच्छर उसको काटेगा, वहाँ से वो वायरस कैरी करेगा, और जब तंदुरुस्त इंसान को काटेगा तो फिर उसके अंदर भी मुंतकिल कर देगा, और उसके अंदर भी डेंगू के फीवर और फिर उसके बाद ये सारी अलामात देना शुरू कर देगा। थैंक यू सो मच इसहाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें एलैबोरेट किया है डेंगू का किस तरीके से इलाज मुमकिन है, उसके नुस्खे भी बताए हैं। हम आपको छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।